बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मईशत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी है उसको अक्सर डिफेंड करते हैं, बल्कि वो बहुत बैन अल-अक़वामी जरीदों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि देखें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। और वो लोग जो हम पर तनकीद करते हैं, नालायक या नाअहल कहते हैं, उनको सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पर अक्सर उन्होंने हवाला दिया द इकोनॉमिस्ट का, और इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तान का जिक्र जो टॉप 3 रैंकिंग में आया कि कोरोना के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने मईशत को संभाला है वो उनकी नज़र में काबिल तहसीन है। तो इसका हवाला इमरान खान साहब अक्सर देते हैं। आज भी जब वो बहावलपुर में हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। क्या कहा, सुनिए। वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी माइशत की ग्रोथ हुई है यानी दौलत में इजाफा हुआ है वो 5.37% है। तो ये बात दुरुस्त है कि इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग थी कि कोरोना के दिनों में किस मुल्क ने अपनी इकोनॉमी को बचाया, उसमें पाकिस्तान का नाम टॉप रैंकिंग में आता रहा है। वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे वो भी दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इन रिपोर्ट्स के बावजूद जो मईशत की सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। चाहे आप ये देखें कि रुपए की कदर खतरनाक हद तक कम हो गई, रिकॉर्ड कमी हुई रुपए की कदर में, या फिर आप ये देखें कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई, रिकॉर्ड इजाफा हुआ महंगाई में, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, खते गुर्बत से नीचे अब इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विच इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इज 40%। यानी कि यही वर्ल्ड बैंक जिसका हवाला प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे थे, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारे उनकी तादाद तकरीबन अब 40% तक है। कुव्वत खरीद एक आम आदमी की कम हुई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना, बिजली की कीमतों में इजाफा होना, गैस की कीमतों में इजाफा होना तो एक आम मामूल की बात है। हर 15 दिन बाद कीमतों में इजाफा होता है और लोग अब हर 15 दिन बाद एक्सपेक्ट करते हैं। आज जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को गरीब आवाम का और लोगों का और आम आदमी का इतना एहसास है, इस वजह से जो उन्हें समरी भिजवाई गई थी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, तो आई रियली वंडर कि 15 दिन बाद यही समरी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सेप्ट भी कर लेंगे। उसकी वजह है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मजबूर हैं। वो मजबूर हैं आईएमएफ के हाथों, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देना है, पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा लेना है, और जो इंस्टॉलमेंट अगलियानी है उसमें जो शराइत है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो वक्ती क्रेडिट ले रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल साहब के, जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम के लिए मुस्तरद कर दिया है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को, ये 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हम उनसे पूछेंगे कि वो जो हमदर्दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की किस तरह से मजबूरी में तब्दील होगी। बाकी अगर इकोनॉमी के हवाले से बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब बज़िद हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में पाकिस्तान है, हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है। सिर्फ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने की। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है, दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो एक चीज़ नज़रअंदाज करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बताती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, वाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट विलिंग टू बाय दैट आर्ग्यूमेंट इज बिकॉज ये बात दुरुस्त हो सकती है कि कुछ हवालों से पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में उसकी शमूलियत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि इस मुल्क में एक आम आदमी की कुव्वत खरीद क्या है, एक मजदूर की कुव्वत खरीद क्या है, एक लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वाले शख्स की कुव्वत खरीद क्या है, एक आम मिजारे की कुव्वत खरीद क्या है, उनकी तनख्वाह कितनी है, मिनिमम वेज कितनी है। अगर उसका आप कंपैरिजन करें उन मुल्कों के साथ जिनमें आप कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, तो वहां पे लोगों की सैलरीज और कुव्वत खरीद पाकिस्तान के आम आदमी की निस्बत बहुत ज्यादा है, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। दूसरा, जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हुकूमत क्यों नहीं इस बात को कंसिडर करती है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त तकरीबन 13% पर पहुंच गई। 12.8% इज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान, और पिछले 2 साल की बुलंद तरीन सतह को महंगाई पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करते हैं, आप पूरी दुनिया की छोड़ें, खित्ते में देखें, हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का
13% तकरीबन। हिंदुस्तान का इज लेस देन 6%, यानी कि 6% से कम है। बांग्लादेश का इज लेस देन 6%, 6% से कम है। तो एक जगह जो बिल्कुल हमारे साथ हमसाए में, और दूसरा बांग्लादेश की हम बात करें, वहां पे महंगाई की शरह 6% से कम है, हमारे यहाँ पे 12.8% है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है? फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया, क्या कहा सुनिए। ब्लूमबर्ग ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है। ये ब्लूमबर्ग का तज्जिया है। अब ब्लूमबर्ग का ही मैं हवाला देने लगा हूं। 16 नवंबर 2021 ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है इट इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मर। ये ब्लूमबर्ग की हेडलाइन में आपसे उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मर पाकिस्तान की करेंसी, यानी कि जब हम कहते हैं कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है, तो ब्लूमबर्ग ये भी रिपोर्ट कर रहा है एट द सेम टाइम कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो सबसे उसकी बुरी कारकर्दगी है। सो मच सो कि अफगानिस्तान से भी बुरी कारकर्दगी है पाकिस्तानी करेंसी की। अफगानिस्तान जहां पर पिछले 20 साल से जंग की सूरत हाल है और अभी तक वहां पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर पीस हो नहीं सका है, और उससे पहले जनरल ज़ियाउल्लाह के जमाने से जो अफगान वॉर थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो भी जंग का एक जमाना था। अगर उससे भी बुरा पाकिस्तान की करेंसी परफॉर्म कर रही है तो हमें इस हवाले से सोचना चाहिए। ब्लूमबर्ग ये कहता है दैट द करेंसी ऑफ द पाकिस्तानी रुपी जो है दैट फेल टू अ रिकॉर्ड लो, यानी कि तारीख में पाकिस्तान की रुपए की इस कदर कम नहीं हुई थी जितनी अभी हो गई है। तो ये कुछ बात है। अब एक और चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब वजीर आजम बनने से पहले कर्जे के हवाले से क्या कहते, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब कर्जों के हवाले से कहते थे, और वो तो कहते थे कि मैं कर्जे की लानत से इस मुल्क को और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को आज़ादी दिलवा दूंगा। आप मुझे अपना लीडर तो मानते हैं, मुझे अपना वजीर आजम बनाएं, तो मैं कर्जे की लानत से आपकी जान छुड़वा दूंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि यहां तक स्टेटमेंट्स आए कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। एंड परहैप्स दिस वाज द पॉलिसी जिसके तहत शुरू में असद उमर साहब जो पोस्टर बॉय थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने IMF के पास जाने का फैसला किया कि हमें नहीं जाना चाहिए, ना जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ अर्से बाद असद उमर साहब तब्दील हो गए, नए वजीर खजाना आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान दोबारा IMF के पास जाता है। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी गलती ये थी कि मुझे शुरू में ही IMF के पास चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर कर्जों की बात करें तो वो इमरान खान जो वजीर आजम बनने से पहले कहते थे कि इस मुल्क के हर बच्चे पर कर्ज चढ़ा दिया है पिछले हुकूमतों ने, वो कहते थे 2008 से लेकर 2018 तक 24,000 अरब कर्जा चढ़ा है इस मुल्क पे। पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वही कर्जा जो 30,000 अरब था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जितना छोड़ के गई थी, वो अब 50,000 अरब पे चला गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कर्जे ले रही है। और एक खबर जो ताज़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, चाइना जाएंगे, वहाँ पर दौरे करेंगे। बाकी तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स इकॉनमी के हवाले से होने, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर $3 अरब का कर्जा शायद चाइना पाकिस्तान को दे। और अगर चाइना पाकिस्तान को ये कर्जा देता है तो वक्ती तौर पे तो हमें ये हेल्प आउट बेल आउट करेगा, बट इन द लॉन्ग रन हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितने और कर्जे हमने अपने ऊपर चढ़ाने हैं। क्योंकि अगर $3 अरब का कर्जा होता है तो इसका मतलब यह है कि डॉलर जो है वो अभी हमारे लिए तो बहुत महंगा है, तो इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा टर्मोइल में जाएगी। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा असद उमर ने। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिफोर आई कम टू इकोनॉमी, सबसे पहले क्योंकि आप चेयरमैन NCOC भी हैं, उस हवाले से आपसे सवाल कर लें कि कोरोना की 5वीं लहर मुल्क में चल रही है और पॉजिटिविटी रेट अभी जो रिपोर्ट हुआ है वो 10% के करीब है, लेकिन बाज़ शहरों में ये 20, 30, 40% तक भी रिपोर्ट हुआ है। अब ये जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन का ऐलान किया है NCOC ने और आप लोगों ने, इस प्रोग्राम को एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? और वो लोग जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है या वैक्सीनेशन कराना नहीं चाहते बहुत सारी सुपरस्टिशंस की वजह से, उनके लिए क्या ये मैंडेटरी होगा या ऑप्शनल होगा? और अगर मैंडेटरी होगा, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है और वैक्सीनेशन करवाता नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या लाएअमल होगा? क्या कोई कानून बनाएंगे जो हरकत में आएगा? असद उमर साहब। जी बिल्कुल, एहतशाम इसके अंदर जो है हम लोग 55,000 टीमें बन रही हैं, बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है और सारे पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल टीम्स जाएंगी और वैक्सीनेशन के लिए
जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या ये लाजमी करार दिया जा रहा है, हमने कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाई है। मसलन इंडोर डाइनिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं या जहाज़ में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अब ट्रेन के सफ़र के लिए भी कर दिया है। इसी तरीके से मोटरवे पे आप जाना चाहते हैं तो कई जगह पे तो हमने बंदिश लगाई है। अभी भी ये कानूनी तौर पे 100% मैंडेटरी नहीं है अगर आप घर पे आइसोलेट होकर बैठना चाहते हैं। हमारी अपनी ज़ाती राय ये है कि रेजिस्टेंस पाकिस्तान में इतना बड़ा इशू नहीं है। लोग अपनी मर्जी से शायद नहीं चल के आ रहे, करवाने के लिए पूरी उसकी अहमियत जो है उसका एहसास नहीं है, लेकिन अगर आसानी से उनको दस्तयाब हो जाए तो लोग वैक्सीनेशन लगा लेते हैं, वैक्सीन लगा लेते हैं। इसीलिए इस मुहिम पर कोशिश की गई। पहले भी मोबाइल टीम्स काम कर रही थी और कामयाबी से काम कर रही थी, लेकिन अब इसको मजीद एक्सेलरेट करने के लिए हमने ये बहुत बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज लॉन्च की है। कौन करेंगे ये मोबाइल टीम में? ये हेल्थ वर्कर्स हैं जी, इसमें से वो लोग भी जो हैं वो पोलियो वगैरह की टीम्स के अंदर भी काम करते रहे। और एक वजह हम ये एक्चुअली इसको ज़रा पहले करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि पोलियो की भी एक वेव चल रही थी जनवरी के आखिरी अशरे के अंदर, पोलियो की भी कैंपेन मुल्क के अंदर चल रही थी, इसलिए हमने फिर उसको डिले करके 1 फरवरी से किया है और आज से इसका आगाज हो जाएगा। कितने लोग हैं जो जिनके हवाले से डेटा आपके पास मौजूद है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है? कितने % पॉपुलेशन इस वक्त वैक्सीनेटेड है? हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, क्योंकि 12 साल से कम को तो भी वैक्सीनेशन हम कर नहीं रहे पाकिस्तान में, जो 12 साल या उससे ज़्यादा एज की जो पॉपुलेशन है उसके 68% लोग ने कम से कम एक वैक्सीन लगाई हुई है और 51% लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों डोज लग चुकी हैं वैक्सीन की। सो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर तो हो चुका है, लेकिन ये 15 करोड़ 30 लाख के करीब टोटल बनता है। तो उसमें से अगर 1/3 ने अभी तक या 32% ने नहीं लगाई है तो आप समझ लें तकरीबन 4.5 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। उसमें से हमारे जो टारगेट है इस दफ़ा कि ये जो कैंपेन की जाएगी, इसका जो पहला मरहला है जो फरवरी के पहले 14 दिन तक चलेगा, उसके अंदर 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, मईशत के हवाले से बात करें तो असद उमर साहब, आपकी गवर्नमेंट ही क्लेम अप कर रही है कि जो ग्रोथ रेट है वो 5.4% पर चला गया है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कोरोना के दिनों में तो मनफी में भी चला गया था। तो 5.4% पे ग्रोथ रेट का जाना, लेकिन उसके बावजूद जो एक आम आदमी है जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी एहसास है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और किस तबके के दिल पे क्या गुजर रही है 1 घंटे में मुझे सुबह पता लग जाता है मोबाइल देख के। तो उसके लिए जिंदगी अभी तक मुश्किल है। वो जो चीजें जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात करते हैं कि ग्रोथ रेट 5.4% पे जाने के बावजूद एक आम आदमी की जिंदगी में कितनी आसानी आई है, अशियाए खुर्दोनोश कितनी सस्ती हुई है, तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब तक आएगा या नहीं आएगा आपके अगले 1.5 साल? नहीं, ये ट्रिकल डाउन नहीं है एहतशाम। अगर जिस तरीके से आपने बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जैसे कोविड का ज़माना आया तो आपकी मनफी ग्रोथ रेट हो गई थी, उस मनफी ग्रोथ रेट का असर जो है ना आपको बराह रास्त नज़र आता था। आपका जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही थी। आपकी बहुत बड़ी जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर जो हमारी रोज़गार जिन लोगों के पास है वो कॉन्ट्रैक्ट की वो है, यानी उस दिन वो काम करने के लिए जाएंगे तो उनको काम तनख्वाह मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, उसकी उजरत मिलती है ये नहीं मिलती। तो ये जब ग्रोथ रेट्स हैं इनके बराह रास्त असर होते हैं। अच्छा, उसको देखने के लिए कि कितना असर पड़ा है, जो वो सेक्टर्स हैं जहां बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार मिलता है उनका तजिया फिर किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार जो है वो ज़राअत से मिलता है, बराह रास्त या उससे मुंसलिक चीज़ों से। और आपने देखा है पिछले 2 साल से ज़राअत का जितना अच्छा टाइम गुजर रहा है, मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल में तो इतने अच्छा टाइम हमने नहीं देखा। तमाम बड़ी क्रॉप्स की जो हैं वो रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं, कीमत भी किसान को अच्छी मिल रही है। तो एक हमने खुशहाली देखी है। और जो आप ज़राअत से जो मुंसलिक हैं या जो देहाती इलाके से लोग हैं उनको पता है कि ठेकों के रेट बढ़ गए हैं वहाँ पे, और उसकी वजह यही है कि आमदनी ज़्यादा हो रही है। तो वो जब होता है तो जो दिहाड़ीदार वहाँ पे काम करता है उसकी उजरत में भी इजाफा होता है। इसी तरीके से शहर के अंदर जो हमारी अर्बन इकॉनमी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है मुलाजमत का, रोज़गार का, वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब बूम आती है तो ज़्यादातर लोगों को दिहाड़ी भी मिलती है और उसका रेट भी ऊपर गया है। इसी तरीके से हमारी जो सनतें हैं उसमें सबसे बड़ी सनत जो है
वो अपने रोजगार के लिहाज से वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री आज से 5 साल पहले ये हालत थी, आप फैसलाबाद जाते तो लाखों की तादाद में बेरोजगार हो रहे थे मजदूर, फैक्ट्रियां जो है वो सरिये के दाम के ऊपर बिक रही थी। इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा बूम आया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे अरबों डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों को स्किल्ड शॉर्टेजेस होनी शुरू हो गई है, इतनी ज्यादा वहां पे रोजगार है। तो इन तमाम चीजों का मस्बत असर तो लोगों की जिंदगी पे रोजाना पे पड़ता है, लेकिन साथ के साथ महंगाई भी हकीकत है और उससे जो लोगों के ऊपर जो परेशानी का असर आता है वो भी हकीकत है। ये दोनों हकीकतें हैं साथ साथ। तो सवाल तो यही था असद उमर साहब कि ये जो तल्ख हकीकत है महंगाई की, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, आप लोग कहते हैं कि किसानों की जिंदगियों में बड़ी आसानी पैदा हुई है, लेकिन खाद का एक बहरान भी हमने हाल ही में देखा। किसान जो है वो खाद के लिए लाइनें लगा कर बैठे हुए थे और वो ब्लैक भी हो रही थी। वही माफिया सरगर्म था जो चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से था। दूसरा ये कि अगर हम किसानों को साइड पर रखें तो तनख्वाहदार तबका का जिक्र भी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं लो मिडिल क्लास में या वर्किंग क्लास में जिनका ताल्लुक ज़राअत से नहीं है या वो तनख्वाहदार भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रिक्शा चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, दर्जी का काम करने वाला, पेंटर, डेंटर, वेंडर का काम करने वाला, तो इन लोगों पर तो बराह रास्त महंगाई बहुत ज्यादा असर कर रही है। इन तक कोई रिलीफ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, इनके ऊपर जो 2-3 मुख्तलिफ तरीके से वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि बेहतरी की जाए। एक तो ज़ाहिर है जो बराह रास्त एक्शंस लिए गए उसके अंदर जो चीनी की कीमत है वो 110 पे पहुंची हुई थी, वो 85 के ऊपर आई हुई है, उसके अंदर हमें कभी देखने की नज़र आई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो दरामद होती हैं उनकी कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं। तो उसके लिए 2 काम किए गए हैं। एक तो जो इस महीने से पूरे पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर सेहत कार्ड का इजरा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से वो चल रहा था, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी कर दिया गया है। तो सेहत का जो अखराजात होते हैं, किसी भी ख़ानदान के अंदर कोई बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़े, कोई ऑपरेशन करना हो, कोई महंगे टेस्ट करने हो, ज़ाहिर है वो बड़ी एक तकलीफ दह सूरत हाल होती है। तो ये जो सेहत कार्ड लाया गया है उससे एक वो बहुत बड़ी तकलीफ से लोगों को बचत होगी और होनी शुरू हो गई। सेहत कार्ड इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। I really appreciate that। और मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर किसी वक्त सेगमेंट करें कि वाकई में एक इनकलाब है हेल्थ सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट। सवाल आप वही कह रहे थे ना कि मुश्किल इकोनॉमिक सर्कमस्टांस जो है और जो महंगाई है, इंसान के पास महदूद आमदनी है, तो उससे बराह रास्त फायदा उसको होगा। जो एक खर्चा पहले वो सेहत के लिए कर रहा था अब उसको नहीं करना, उसने रियासत ने दे देना है। दूसरा जो है वो राशन कार्ड का इजरा, वो इस महीने के एंड तक जो एक्सपेक्टेड था अगले मेरे ख्याल में चंद दिनों के अंदर वो शुरू हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, तकरीबन 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए वो सहूलत मुहैया होगी। और यही जो चीज़ें हैं, चीनी है, दालें हैं, खाने पकाने का तेल है, इनके लिए 30% तकरीबन उसकी कीमत जो है वो हुकूमत अदा करेगी और 1000 रुपये महीने तक का जो राशन वो ख़रीदेंगे उसका पैसा जो है हुकूमत दे देगी। तो ये 2 बराह रास्त चीज़ें हैं जिसमें लोगों की अखराजात में कोई बेहतरी करने की कोशिश की गई है। यानी कि गवर्नमेंट का जो फोकस है, जिस तरह से आपने बात की, एहसास की भी बात की, लंगर खाने भी हैं, पनाहगाहें भी हैं, सेहत कार्ड की भी बात की, इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो डायरेक्टली महंगाई को टारगेट करने की बात है, जैसे महंगाई की बुनियादी 3 वजूहात है ना जी। एक तो ये कि बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, दूसरा ये कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहुत घटी हुई है, और तीसरा बैनुल अक़वामी कमोडिटी प्राइसेस जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके हवाले से हम समझें कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेगी ये गवर्नमेंट अगले साल 1.5 साल में। पहले इसमें से अगर हम तीनों को देख लें, एक तो जो आपने एक्सचेंज रेट की बात की, देखें एक्सचेंज रेट आज जो पाकिस्तान में है वो, उसको अगर आप देखेंगे आज से 1 साल पहले के एक्सचेंज रेट से, तो उसमें को बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हुआ ये कि वो एक्सचेंज रेट जो है बहुत स्ट्रेंथन हो गया। आपको पता है कि आज से 2 साल पहले जो है एक्सचेंज रेट 167, 168 पे चला गया था। 2 साल के बाद जो है वो 175, 176, 177 के ऊपर है। तो वो 2 साल के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है, 5% की चेंज है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो तारीखी रिकॉर्ड है उससे निस्बतन कम डिवैल्यूएशन हुई है। लेकिन ऑपोजिशन तो कहती है कि आप हमारे दौर में देखें डॉलर कहाँ पे था और पीटीआई के 3 साल उसका नतीजा क्या निकला वो भी सारे पाकिस्तान ने देखा। और वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी बात ये है कि वो कितनी ख़राब पॉलिसी थी
इसलिए उसके अंदर तब्दीली तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद नहीं शुरू हुई। वो तब्दीली जो है मिफ्ता इस्माइल के फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए, शाहिद खान अब्बासी के वजीर आजम होते हुए शुरू हो गई थी। 105 रुपए पे जो उन्होंने रुपया होल्ड किया हुआ था वो दिसंबर 2017 में 105 का था, और जिस दिन इलेक्शन हुआ है आप वो उठा के रिजल्ट्स देख लें, उस दिन इलेक्शन वाले दिन या उससे एक दिन पहले जो है वो 127 का रुपया था, यानी 22 रुपए का सिर्फ 7 महीने के अंदर रुपया गिर चुका था। अभी इमरान खान की वजीर आजम क्या बनना, भी तो इलेक्शन भी नहीं हुआ था। सो वो तो जो उन्होंने किया उसको आप छोड़ दें, लेकिन वो इस वक्त बड़ी सोर्स जो है इस वक्त महंगाई की वो नहीं है। बड़ी सोर्स इस वक्त महंगाई की जो है वो आलमी मंडी के अंदर कीमतों में इजाफा है, और वो आपको पता है सारी दुनिया के अंदर आप देख लें, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, भारत हो, जहां भी देख लें, रिकॉर्ड इस वक्त इन्फ्लेशन के हो रहे हैं। दुनिया की एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्ट। लेकिन अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए असद उमर साहब, भारत का, बांग्लादेश का, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की शरह बांग्लादेश से भारत की निस्बत ओवरऑल पाकिस्तान का जो CPI है वो भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है, लेकिन जो लोगों की खुर्दोनोश की वो कहते हैं ना अवाम की जरूरत की जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, वो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में सस्ती हैं, बशमूल पेट्रोल डीजल जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और मैं तो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तफसील से चीनी, खाने पकाने का तेल, आलू, टमाटर, प्याज, हर चीज का कंपैरिजन मैं बता चुका हूं। अगर पेट्रोल हिंदुस्तान में महंगा है और बांग्लादेश में भी महंगा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन किया उन्होंने कि अपना इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की जो शरह है उसको तकरीबन 6% तक उन्होंने रखा हुआ है, बल्कि उससे भी नीचे रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल हमारे यहाँ उनकी निस्बत सस्ता है। मैं आपको दोबारा से जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो इन्फ्लेशन रेट महंगाई की एब्सोल्यूट यानी कितनी महंगी चीज है इसको नहीं वो तयन करता। इन्फ्लेशन रेट सिर्फ ये तयन करता है कि आज अगर एक चीज की कीमत 100 रुपए है तो वो एक साल पहले कितनी थी और उसका फर्क बताता है। तो अगर बांग्लादेश और इंडिया के अंदर पहले से पेट्रोल और इसके डीजल के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा थे पाकिस्तान की निस्बत, और पाकिस्तान में टैक्स कम थे, तो तेल की कीमत हमारे यहाँ कम हुई। मैं चले एग्जैक्ट आपको नंबर दे दूं, लेट्स अज्यूम, ये अच्छा आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में तेल की कीमत जो है वो एक साल पहले 100 रुपए थी और इंडिया में 200 रुपए थी। अब अगर उस कीमत के अंदर पाकिस्तान में कीमत का इजाफा हुआ 100 रुपए से 110 रुपए और भारत में इजाफा हुआ 200 से 210 रुपए, तो जब आप इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में 10% इजाफा हुआ और भारत में 5% इजाफा हुआ। लेकिन जो कीमत अदा कर रहा है पंप पे सारिफ, वो पाकिस्तान में 110 और भारत में 210 है। अब आपको फर्क समझ में आया? उन्होंने पहले से कीमतों का इन चीजों के ऊपर टैक्स वाला जो है वो ज्यादा लगाया हुआ था, तो उनके पास कुशन ज्यादा था, उन्होंने इतना इजाफा नहीं किया जितना पाकिस्तान को करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स ही कम था। आपको पता है ऐसे महीने आए जहां PDL भी सिफर हो गया था और GST भी सिफर हो गया था। इमरान खान ने बिल्कुल टैक्स ही खत्म कर दिया। अब उससे नीचे इमरान खान के पास गुंजाइश नहीं थी कि मजीद कमी करते। सो ये है फर्क, तवाजुन, मुवाजना। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। किसी दिन तफसील से इसके ऊपर आपके साथ नशिस्त रखते हैं समझने के लिए कि लेकिन बात यह ना कि मुझे समझ आए और एक आम आदमी को समझ आए, वो जरूरी है कि जो आपका वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, जिसके साथ आपने वादे किए हुए हैं, तो उसको शायद ये इतनी कॉम्प्लिकेशन समझ ना आए जो आप मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कराची को डेवलप होता हुआ देखूं। कुछ उन्होंने ऐलानात भी किए थे कराची के हवाले से, पैकेजेस के, किस हद तक वो मटीरियलाइज हो सके। और अगर K4 की हम बात करें, 2014 में शुरू हुआ था, 18 में मुकम्मल होना था, नहीं हो सका, तो क्या आपके दौरे हुकूमत में मुकम्मल होगा? अब जबकि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 26 अरब थी और अब 126 अरब के करीब लागत चली गई है। आप लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। 5 बड़े मंसूबे थे वफाक ने जिनकी जिम्मेदारी ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सितंबर 2020 में वजीर आजम ने अनाउंस किया था। मैं उनका 5 का जल्दी बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले K4, क्योंकि आपने पूछा था। K4 का मंसूबा जो है 26 करोड़ गैलन पानी लाने का, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 2014 में वो अनाउंस हुआ, साइन हुआ। 50-50% पैसे देने थे वफाक ने और सिंध हुकूमत ने, लेकिन मंसूबा जो है उसकी एक्सिक्यूशन सिंध हुकूमत ने करनी थी। वो 2021 आ गया और मंसूबा जो है वो मुकम्मल ना हो सका।
2020 आ गया, सॉरी 2020 में जिस वक्त ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हुआ और वो हमें उस वक्त पता चल गया कि वो जो कीमत जो थी उसकी मंसूबे की कॉस्ट वो कम लागत लगाई गई थी, डिज़ाइन के अंदर इशूज़ थे, ये सारी तब्दीलियाँ की ज़रूरत थी। हमने ये जिम्मेदारी ले ली 100%। हमने कहा कि पैसा भी हम देंगे, अब मज़ीद जितना पैसा खर्च होना है वो, और इसको हम बना के भी हम देंगे और बना के हम सिंध हुकूमत को दे देंगे। तो वो जिम्मेदारी कबूल 2020 सितंबर में हुआ। उसके बाद पूरी उसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह मुकम्मल करके कल की जो एक्नेक की मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर हतमी मंजूरी दे दी गई। जैसे आपने अर्ज किया, अब वो 126 अरब रुपए टोटल उसकी कॉस्ट आती है और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर 2023 में ये मंसूबा आपको मुकम्मल मिलेगा और कराची की हुदूद तक पानी 26 करोड़ गैलन 3 मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचा दिया जाएगा। तरसील जो शहर के अंदर करनी है उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है। कराची सर्कुलर रेलवे, मैंने आपको ट्वीट किया, एक मंसूबा जो 20 साल 25 साल से लोगों का ख्वाब था, नहीं आगे चल रहा था, वो P3A जो अथॉरिटी हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, पूरा डिज़ाइन मुकम्मल हो के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर ये एक्नेक की हतमी मंजूरी हो के वो कंस्ट्रक्शन में वक्त की किल्लत है। तो मैं एक दो और चीज़ें आपसे बहुत अहम पूछना चाह रहा हूँ। खबर ये आ रही है जी कि वज़ीर आज़म साहब चीन जा रहे हैं और बात हो रही है कि मज़ीद $3 अरब के करीब चीन से कर्जा लिया जाएगा। तो अभी जो कर्जे की सूरत हाल है, हमें इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स याद हैं, इवन आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही सेड कि जी 2008 से लेके 2018 तक 24,000 अरब कर्जा लिया है। फिर कर्ज तहकीकाती कमीशन बनाया ताकि पता लगे कितने लोगों ने क्या करप्शन किया और कितना पैसा कहाँ पर गया। लेकिन अभी जो मौजूदा फिगर है उसमें हमें पता लगता है कि तकरीबन 50,000 अरब के करीब अब कर्जा है, यानी कि 30,000 अरब पर कर्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत छोड़कर गई थी और आपके साढ़े तीन सालों में वही 50,000 अरब पे चला गया। अब $3 अरब अगर हम मजीद चाइना से कर्जा लेते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। और जब आप लोगों ने टेक ओवर किया था आपने कहा था कि बैंकरप्सी के दहाने पर हमें मुल्क दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने, तो अगर आपके बाद किसी और पार्टी की हुकूमत आती है तो वो भी यही क्लेम करेंगे फिर। अच्छा, पहले तो आखिरी बात का मैं सवाल का जवाब दे दूं। आपका मतलब ये है कि क्या इमरान खान की इंशाल्लाह ताला जब दूसरी टर्म शुरू होगी तो वो क्या वो भी यही कहेंगे कि पिछली टर्म जो है वो खत्म हुई थी तफाई के दाने पे? इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए, इसकी मैं जिक्र कर दूं जी, परसों जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, मुझे इस $3 अरब का नहीं पता है। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लगी थी, वो जो सरमायाकारी चीन से आनी है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सीपेक अथॉरिटी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उनका काम हुआ हुआ है और इंशाल्लाह ताला आप वहाँ पर बड़े ऐलानात सुनेंगे और मुआहदों के दस्तखत होते हुए सुनेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, कर्जों के लिए नहीं, सरमायाकारी के लिए। और ये पाकिस्तान की सनतों के अंदर सरमायाकारी होने जा रही है, पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर सरमायाकारी होने जा रही है। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि जी वो बहुत ज़्यादा कर्जे बढ़ गए, इसमें जो फ़ॉरेन आपके जो बैरूनी कर्जे होते हैं उनको डॉलर के अंदर देखा जाता है। जब रुपया डिवैल्यू हुआ तो खुद ब खुद उनकी तादाद बढ़ती गई, लेकिन अगर आप डॉलर में जो इजाफा हो रहा है हमारे कर्जों में उसको कंपैरिजन करके देखेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़माने से, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत कम निस्बतन इजाफा हो रहा है। आप मुस्लिम लीग नून के जो आखिरी साल थे ना, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक के, उनको देखें उनके साथ क्या हो रहा था, और वो हो ये रहा था कि वो तेज़ी से गिर रहे थे। और आप पिछले 12 महीने के अंदर हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर देखें तो आपको नज़र आएगा कि आज वो ज़खायर जो हैं 12 महीने पहले से बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वक्त ज़खायर गिर रहे थे, अब बढ़ रहे हैं, तो यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है। स्टेट बैंक बिल पास हो गया, 2 डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि अब आखिरी जो रुकावट थी IMF की अगली इंस्टॉलमेंट में वो बिल पास हो गया, वो आनी चाहिए, तो वो कब तक आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन क्या है? दूसरा ये कि ये जो इजहार तशक्कुर वुज़रा कर रहे थे कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया, तो वाकई में कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐसा किरदार अदा किया है या कोई खुफिया हाथ इसमें शामिल था ये बिल सेनेट में पास करवाने? नहीं सर, खुफिया हाथ तो कोई नहीं शामिल था, लेकिन शुक्रिया इस बात का अदा कर रहे थे कि लगता यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब कानून देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो वाकई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, और उन्होंने अपोजिशन की मुखालफत से अलग हटते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कदम उठाया। तो मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे फैसले की। उम्मीद है कि और मजीद मुस्तकबिल के अंदर अपोजिशन वाले जो है वो फैसले जो है मुल्क की बेहतरी को देख के करेंगे, ना कि पार्टी पोजीशन को देख के करने के। आखिरी सवाल आपसे यह है कि शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा लिया गया या
उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनका इस्तीफ़ा अगर उन्होंने दिया भी फौरी तौर पे उसका एक्सेप्ट हो जाना, तो क्या इस चीज़ की ज़मानत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 3.25 साल में एहतसाब के जो टारगेट्स थे वो मीट कर नहीं सकी? तो शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा क्यों लिया? देखिए, मुझे ये तो जाहिर है बिल्कुल वज़ीर आज़म और उस वज़ीर के दरमियान बराह रास्त बातचीत होती है, तो मुझे उसकी वजह नहीं पता कि क्या वजह बनी उनके करने की, लेकिन हमारे एहतसाब का अमल जो है उसके अंदर पेशरफ ज़रूर हुई है। ये तो बार बार डेटा भी दिखाया गया है, चाहे FIA की रिकवरीज़ हों, नैब की रिकवरीज़ हों, वो हमारी हुकूमत के आने के बाद ज़्यादा हुई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि मैं, शायद आप भी और बहुत से पाकिस्तान के अवाम और सबसे ज़्यादा हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद जो हैं वो इससे खुश नहीं है जिस रफ्तार से एहतसाब का अमल चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट्स के अंदर तारीखें चलती चली जाती हैं और फैसले नहीं आते, और गरीब आदमी जो है उसको तो बेल होती नहीं है, और ताकतवर और अमीर आदमी की जब बारी आती है तो हफ्ते इतवार को अदालत खुल के बेल लग जाती है। सो एहतसाब के नताइज से तो ना वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पे मुतमईन है, ना मैं मुतमईन हूँ, ना। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो लंदन से आई है, जिसमें डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि आपने एयरपोर्ट नहीं जाना, आपने हवाई जहाज़ नहीं चढ़ना और आपने पुरहजूम मुकामात पर नहीं जाना। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट की जो लंदन से आई है और अदालत को दी गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दिल गुर्दों के आर्जे के साथ ज़्यादतीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें कोरोना वायरस के बायस अवामी मुकामात यानी एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज़ों पर जाने से मना किया और पुरहजूम मुकामात पर जाने से भी रोका है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ साहब को सफ़र करने से भी रोका है तब तक जब तक उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती। और यही भी लिखा है कि रिपोर्ट में कि साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी अहलिया बेगम कलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद शदीद तनाव का शिकार है और उन्हें मशवरा दिया गया है कि अगर वो लंदन में कोई हतमी इलाज करवाए बगैर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं तो दोबारा कैद तन्हाई में रहने का तनाव और साथ ही बीवी की वफ़ात का गम का नुकसान इनके दिल की हालत को मज़ीद ख़राब कर सकता है। तो ये इस रिपोर्ट में लिखा और ये एक ऐसे टाइम पर आई है जब वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कई दफ़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ड्रामा करके लंदन चले गए हैं और वो बीमार नहीं थे और उन्होंने धोखा दिया है, और वो फिर कहते हैं कि जी NRO मांगा जाता है और उन्होंने मुल्क की दौलत का लूटा। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, क्या कसूर? जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये रिपोर्ट झूठ का पलंदा है। क्या का सुनी? ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक पलंदा है, जो जाली रिपोर्ट्स का जो शरीफ फैमिली तैयार करा के पाकिस्तान भेजी जा रही है, इससे एतराज़ करें और जो काम कानूनी तौर पे है उसको सरअंजाम दें। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने। मियां साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब की, ये कहती है जी कि कोरोना वायरस के बायस अवामी मुकामात यानी एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज़ों और पुरहजूम मुकामात पर ना जाएं, उधर जाने से रोका गया है। और फिर उनकी अहलिया बेगम कलसूम नवाज साहिबा की वफ़ात के बाद वो शदीद तनाव का शिकार है, इस बात का भी जिक्र किया गया और उन्होंने कहा गया वो वापस जाएंगे तो दोबारा कैद तन्हाई में रहने का तनाव, यानी कि रिपोर्ट में कह दिया कि दोबारा कैद तन्हाई में रहने, बस इसमें यह नहीं लिखा कि आपने जेल नहीं जाना। बाकी तकरीबन वो तमाम बातें लिख दी हैं उन्होंने कि आपने एयरपोर्ट नहीं जाना, आपने हवाई जहाज़ में नहीं जाना, आपने कैद तन्हाई में नहीं जाना, बल्कि वो भी लिख ही दिया है, एक तरह से उन्होंने लिख ही दिया, यानी कि डॉक्टर्स को ये भी पता है वापस जाएंगे तो मियाँ साहब सीधा जेल जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को हुकूमत तो मानने से आ रही है, वो तो कह रही है झूठ का पलंदा है। आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ सर, मैं अब आपको कुछ फुटेजेस दिखा देता हूँ, फिर मियाँ साहब जो है उन्होंने पीडीएम के जलसों में भी तकरीरें की हैं। मियाँ साहब की कॉफ़ी पीते हुए की भी वीडियो फुटेज है। मियाँ साहब पोलो मैच देख रहे हैं, वो भी पुरहजूम मुकामात हैं, वहाँ की भी वीडियो फुटेज है। जुनैद सफदर साहब की शादी पे मियाँ साहब थे, वो उन्होंने अटेंड की, वहाँ पे भी लोग हैं, मीडिया से भी बात करते हैं, लंदन में पार्टी मेंबर से भी मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये वायलेशंस तो उधर भी हो जाती हैं जो रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। वैसे नहीं, अब आ जाएं जो आपने कहा है ना कि ये नहीं लिखा सिर्फ कि वो जेल ना जाएं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जो मैंने सवाल किया था आपसे कि क्या
पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सज़ा दिलवाई गई, ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह मैनेज करके नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवाई गई, और ये नहीं लिखा कि इससे पहले जो इस मेडिकल रिपोर्ट पर नवाज़ शरीफ बाहर भेजे गए, वो इमरान खान साहब ने रिपोर्ट अपनी हुकूमत में होते हुए अपने अदारों से बनवाई और अपने लोगों को तो सर ये भी लिखवा लेना था मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर साहब से। ये आप लिखें, वो आप कह रहे हैं ये नहीं लिखा तो ये भी लिखवा लेते जी। ये आप लिखे ना, आप सवाल कर रहे हैं। नहीं मैं क्यों लिखूं भाई, मैं उनका डॉक्टर तो नहीं सवाल कर रहे हैं, मैं उस तरह जवाब दे रहा हूं। बात कर रहे हैं। नहीं मेरी सुन लेना एहतिशाम, इस तरह ना किया करें। मैं आपको ये कहूँगा, एक आपका हक है, आप सवाल करते हैं, दूसरे का हक दें कि वो जवाब दे आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ये बताए कि क्या सादक और अमीन इमरान खान इस अदालतों से ठहरे, और अहमद जवाद के बकौल पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात जो थे, उनसे मैं अगर शुरू कर लूँ तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को बलि चढ़ाया गया। सेम केस था इमरान खान साहब पर भी वही, मगर वो सादक और अमीन ठहरे। मगर आप अगर मेडिकल रिपोर्ट्स का जिक्र करें, जो 2 साल इन्होंने उस पर कमेटी ना बनाई एहतिशाम साहब, आज 2 साल बाद उस पर कमेटी भी बनती है, आज 2 साल बाद उस पर इनको बात करना भी याद आ जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो शख्स जिसको सजा इसलिए दिलवाई गई, जो मैं आपकी बात समझाऊंगा, अगर आप इजाजत दें तो जो मैं आपकी बात समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ पर ये केसेस की हद तक ज्यादती हुई है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है अभी, इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे। यानी कि असल वजह ये है, आप कह रहे हैं कि क्योंकि उनको यहाँ से सियासत से आउट कराया गया, नाअहल कराया गया, मैनेज किया गया चीजों को, आपके इस वजह से भी, और अभी आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तो यही वजह है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे। नहीं, जहां तक आपका कहना है ना जेल का, तो भाई साहब एहतिशाम साहब कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 4 साल पुरानी बात है कि सजा थी, नवाज शरीफ बाहर थे और वो अपनी बेटी का हाथ थाम कर जेल काटने के लिए पाकिस्तान आए थे। अगर जेल से इतना खौफ डर हो तो उस वक्त ना आते, वो तो बाहर थे। अब आ जाएं जो मेडिकल रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं या जो आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे नहीं होगी बार बार तो बंदा फिर कहता है, बार बार बंदा जेल जाने का दिल तो नहीं करता ना कि एक दफा तो चलें, बार बार गलती होगी लेकिन बार बार जेल जाने का दिल नहीं करता। बार बार नहीं, सुन लें, अपनी राय ना दें, सवाल तो सुन नहीं, पहले मेरी बात सुन लें। आपने जो अभी बात की है इसका जवाब लें, सारी राय दें। नहीं जी, आप मुझे ये बताएं कि आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं ना, कोई किसी जमात की नुमाइंदगी थोड़ी कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ पहली दफा जेल नहीं गए, जो जेल जाने से बार बार आप कह रहे हैं कि डरते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ हाईजैकर तो नहीं था ना। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि डरते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे कि वो जेल जाएंगे। अच्छा मियां साहब, एक चीज ये फुल स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं, आपने कहा, अच्छा चले, वो आप कह रहे थे ना, अच्छा एक दफा मैं ये फुल स्क्रीन पे नवाज शरीफ साहब की कुछ वीडियो फुटेज दिखाता हूं आपको। बात मुकम्मल कर लेने दें ना, बात मुकम्मल करने दें। ये वीडियो फुटेज तो देख लेना मियां साहब की, आपके लीडर की वीडियो फुटेज आपको दिखाने लगा हूं, मियां जावेद लतीफ साहब। भाई आपको भी मैं देख रहा हूं ना, पहले मैं आपको देख लूं, फिर मैं वीडियो देख लूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, मैं थोड़ा आपका लीडर हूं, वो आपके लीडर हैं। अच्छा मियां साहब की वीडियो फुटेज एक दफा देखें, दिखाएं जी मियां साहब की वीडियो फुटेज दिखाएं ना। आप तो उसके वर्कर के पाए के नहीं है, आप लीडर कहां से आ गए? आप तो उसके वर्कर के पाए के बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए मियां साहब, कहां से हो गए? आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए। आप मुझे अब आपने जाती हमले जो मेरी जात के ऊपर करना शुरू कर दी है, इसका मैं जवाब इस वजह से नहीं दूंगा कि ये पाकिस्तान के अवाम खुद जज कर लेंगे कि आप किस पाए के और मैं किस पाए का हूं। वो खुद जज कर लेंगे कि आपका कैलिबर क्या और मेरा कैलिबर क्या है। वो खुद जज कर लेंगे कि आपकी सियासी बसीरत क्या है और मेरी बसीरत क्या है। ये लोग खुद जज कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप इतने लॉयल हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने लीडर की फुटेज देख लें। आपने मेरी जात के ऊपर जाती हमला करना शुरू कर दिया है।
नहीं, आप इतने इनसिक्योर हो गए हैं, इतना डर गए हैं कि आपने कभी मुझे आप कह रहे हैं कि आप किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि आप वर्कर के पाए के नहीं है। आपको कौन लीडर मानता है भाई? आप मेरी बात सुने, जो ज़हनी तौर पे महकूमियत आपके दिमाग में समाई हुई है ना, उस लेवल पे मुझे जज ना करें, उस लेवल पे मुझे जज ना करें। अच्छा देख तो लें कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं क्या आपको दिखा रहा हूं। ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये कहती है कि उन्होंने अवामी मुकामात पर नहीं जाना, लेकिन अवामी मुकामात पर तो मियां साहब घूम रहे हैं, मियां साहब कॉफी पी रहे हैं, मियां साहब पोलो मैच देख रहे हैं, मियां साहब जुनैद सफदर साहब की शादी अटेंड कर रहे हैं। तो क्या ये सब अवामी मुकामात नहीं थे? और क्या वहां पे कोरोना वायरस नहीं हो सकता था? मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे। ये देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और ये देखिए ये जुनैद सफदर साहब की शादी हो रही है, कितने लोग हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो यहां पर तो वो ज़हनी तनाव का शिकार भी नहीं लग रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, कितने रिपोर्टर्स उनके करीब हैं। और लंदन में तो कोरोना की ज्यादा बुरी हालत है पाकिस्तान से। अपना तो इसका जवाब दे दें आप, जाती होने की बजाय। अब आप मेरी जात पे हमला करने की बजाय इसका जवाब प्लीज दे दें। अब सुने और भाई सुन लेना, एक आपका मसला ये है कि पता नहीं आप किसको खुश करना चाहते हैं, किसके लिए एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, मगर आप बात हौसले से आप मेरे मसाइल के बारे में छोड़े, मियां नवाज शरीफ साहब के जो तिब्बी मसाइल हैं उनका जवाब दे दे मुझे। वो सुने ना कि मियां साहब के जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं क्या वो हैं? मैं जवाब देने आया हूं आपके सवाल का। मेडिकल प्रॉब्लम्स उनके जो हैं, उनके जो तिब्बी मसाइल हैं उसके हवाले से मुझे बता दें। मेरे मसाइल छोड़ दें आप। मैं किसी को ना खुश करता हूं और ना बिला वजह किसी को नाराज करता हूं, सिर्फ लोगों को आईना दिखाता हूं। लेकिन अक्सर लोग आईना देखकर बुरा मान जाते हैं। बहरहाल जवाब दें। आईना अपना भी देखें, आप अपना भी चेहरा देखें, आप मुझे दिखा दें। आपको पता है इस प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब पे कितनी तनकीद की है। मैं आपको आईना वाचिंग द प्रोग्राम मिस्टर जावेद लतीफ, आप प्रोग्राम देख रहे थे? आपको पता है कि मैंने इसी प्रोग्राम में वजीर आजम साहब पर और इकोनॉमी पर और मईशत पर, कारकर्दगी पर तनकीद की है। मेरी अब बात तो सुन लेना। अब आप या बुलाया ना करें, अगर बुलाते हैं तो अगले का जवाब भी लिया करें। आप अपनी तकरीर पूरी नहीं करते, जवाब और आप जाती हमले ना करें, जाती हमले ना करें। आप सुने फिर हौसले से सुने। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि वो फलां की शादी पे फलां कॉफ़ी पी रहे थे, फलां टहर रहे थे, मुझे ये बताएं कि किस डॉक्टर ने कहा है कि आप कॉफ़ी नहीं पी सकते, आप चहलकदमी नहीं कर सकते, या यहाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स ने ये कहा हो कि आप बिस्तर से उतर नहीं सकते, बेड से नीचे नहीं पाँव रखेंगे। और भाई खुदा का खौफ करें, अल्लाह ना करे आप बीमार हो उस तरह के। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि आप चहलकदमी भी कर सकते हैं, आप हवाई सफर से मना हैं, ये आपको जरूर कहेंगे अगर आप उस बीमारी में मुब्तला होंगे तो। मगर मैं सबके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह सबको सेहत दे, जिंदगी दे, मगर किसी की बीमारी के साथ इस तरह जिस तरह आप मजाक उड़ा रहे हैं ये ना उड़ाया करें। आपके भी कोई बुजुर्ग होंगे, आपके भी कोई बड़े होंगे, आपके वालिद होंगे, वालिदा होंगी, आपका कोई बड़ा भाई होगा। ये पूछ रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से उनकी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, जब लंदन में उनकी वीडियो फुटेजेस हमारे सामने आती है और हम देखते हैं तो वो उस तरह से बीमार लगते नहीं। और जो उन्हें कहा जा रहा है कि आपने पुरहुजूम मुकामात पे नहीं जाना, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाना, लंदन में तो वो पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं आप कॉफी पीने। वो घर में नहीं कॉफी पी रहे थे, वो रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे, वो घर में पिज्जा नहीं खा रहे थे, वो रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे थे। जुनैद सफदर साहब की शादी पे आप मुझे बता दें कितने लोग थे? कितने लोग थे जुनैद सफदर साहब की शादी में? यहाँ पे तो सुन लेना, स्पेसिफिकली आपने लिख दिया एयरपोर्ट नहीं जाना, एज इफ द एयरपोर्ट इज द ओनली पब्लिक प्लेस। मैं आपका दिया हुआ फैसला सुनने के लिए नहीं आया, ये अलग से अकेले में आप किसी को सुना लेना, मगर मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि जो आप सवाल उठा रहे हैं मुझे उसका जवाब देने का मौका दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किस डॉक्टर ने, पाकिस्तान के डॉक्टर ने, किसी और स्टेट के डॉक्टर ने ये कहा है कि आप चहलकदमी ना करें? और दूसरा मैं आपको ये कहूं कि आप ये बताएं कि इस तरह के जो दीगर मरीज हैं आप नहीं होंगे, लेकिन इस आप जैसे एग्जैक्टली एयरपोर्ट का जिक्र क्यों किया गया? और अल्लाह ना करे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको मुशाहदा करना है तो
तो फिर इस तरह की बीमारी आपको लगेगी तो तब आपको ये यकीन आएगा कि जो डॉक्टर चले एयरपोर्ट को भी छोड़ देते हैं, हवाई जहाजों को भी छोड़ देते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, इसमें एक जुमला ये भी है कि दोबारा कैद तन्हाई में रहने का तनाव दिल की हालत को मजीद खराब कर सकता है। तो ये भी यानी कि डॉक्टर से लिखवाया गया है कि वापस जाएंगे तो ये कैद तन्हाई में जाएंगे, जेल में जाएंगे। नॉर्मली हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सिर्फ मेडिकल कंडीशन लिख देते हैं, फैक्चुअल। उन्होंने वो तमाम बातें लिख दी हैं। एक मिनट सुने कि मियां साहब को सुन तो लो ना, इसका तो जवाब पहले ले ले, करना पड़े। जो पहली बात किया उसका तो जवाब ले ले। जी बताएं बताएं। जो आपने कहा है लिखवाई है, इसी तरह की आपका लीडर इमरान खान बातें करता है। आज उसने कहा सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो क्यों जा रही है अपील में। आप एक अदारे से, इमरान खान तो पता नहीं मेरा लीडर है या नहीं है, लेकिन आपका लीडर जरूर मियां नवाज शरीफ है। जिस तरह, और मैं तो आपके लीडर के हवाले से आपसे पूछ रहा हूं मियां जावेद लतीफ साहब कि ये मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। जिस तरह एहतसाब के अदारों को कंट्रोल रखा, आपका लीडर उसी तरह इंसाफ के अदारों को भी कंट्रोल करना चाहता था। उसकी बड़ी मिसाल ये है। अच्छा चले, मैं आपको चले मेरी बात छोड़ दें। मेरी बात छोड़ दें। एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा ये आपको सुनाता हूं जरा। एतजाज एहसन सुने जरा। एहसन साहब मुत्तहिदा ऑपोजिशन से क्या कह रहे हैं, सुनवाइएगा जरा। अब ये एतजाज साहब क्या बात कर रहे हैं मियां साहब? वो कहते हैं कि अगर वापस आए तो डील के जरिए आएंगे, वैसे वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं, आपका लीडर भी यही कहता है डील नहीं दूंगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो आपका लीडर है, डील किससे करेंगे आप ही बता दें, किससे डील करेंगे? अच्छा, अगर मेरा लीडर इमरान खान है भी ना, 30 सेकंड रह गए। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब विन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन यह है कि मेरा जो लीडर अगर इमरान खान है भी ना, तो मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं इसी जगह पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने अपने लीडर पर तनकीद करता हूं। वैसे मैं उन्हें अपना वजीर आज़म मानता हूं, 22 करोड़ अवाम के वो वजीर आज़म है। यहीं पर बैठ के मैं अपने वजीर आज़म पर तनकीद करता हूं। आप भी ये जुर्रत दिखाएं अपने लीडर पर तनकीद करने की। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।